हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें करवाने वाली हूं तुम्हारी 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6, जो कि ये क्या है, स्टाफिंग। जो स्टाफिंग का चैप्टर है ना बेटा हमारा, वो सबसे ज्यादा लंबा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में हर साल, ठीक है। एंड इसमें काफी सारे लंबे लंबे प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आना लाजमी है। कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई चीज पे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे लेंदी प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका स्टाफिंग। एंड इस लेंदी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट चैप्टर के लिए मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्रोनियम्स। मतलब प्रोसेस तो एक ऐसी चीज है जिसका एक्रोनियम बन ही नहीं पाता, बट मैं उसका भी बहुत अच्छे, बहुत सिंप्लीफाइड एक्रोनियम्स आपको करवाने वाली हूँ। तो पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक सुन लेना अगर सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट एक्रोनियम चाहते हो, ठीक है। पिछले साल भी जिन बच्चों ने वो एक्रोनियम सुने हैं, वो बच्चे बोलते हैं कि मैम जस्ट इस एक्रोनियम की वजह से हम पेपर में पूरा प्रोसेस लिख पाए हैं। तो प्लीज अच्छे से पूरा लेक्चर सुन लेना एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके प्रॉमिस करो कि हम कॉमर्स के बच्चे भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, अपना अच्छा करियर बनाएंगे। क्योंकि हमने कॉमर्स इसलिए नहीं लिया कि कॉमर्स आसान है, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ले लेते हैं, नहीं। कॉमर्स भी अच्छा है, कॉमर्स में भी स्कोप है, कॉमर्स में भी अच्छे करियर ऑप्शन है, इसलिए कॉमर्स लिए और पूरी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे, अच्छा करियर बनाएंगे। इस चैनल पे बहुत सारी करियर रिलेटेड वीडियोस मैं लगातार डालती रहती हूँ, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं भैया स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग का मतलब क्या है, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। देखो स्टाफिंग एक ऐसी चीज है जिसमें डायरेक्टली तुम पर्सन यानी कि तुम ह्यूमंस, तुम इंसानों के साथ, तुम अपने एम्प्लॉइज के साथ डील करते हो। स्टाफिंग के अलावा और कोई नहीं है जो एम्प्लॉइज के साथ डील करता है, ठीक है। बट स्टाफिंग में तुम लोगों के साथ डील करते हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लोगों को सही जगह पे सही टाइम पे लेकर आना है, सही इंसान को। मतलब अगर मुझे वीडियो एडिटिंग वाला इंसान चाहिए, देन आई डोंट केयर उसको डेबिट क्रेडिट आता है या नहीं आता है। सेकेंडली, अगर मैं वीडियो एडिटिंग वाला एम्प्लॉय लेकर आई हूं, देन आई शुड पुट दैट एम्प्लॉय इन द वीडियो एडिटिंग डिपार्टमेंट। मैं उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकती। एंड एट द राइट टाइम, अगर वीडियो अभी डालनी है तो वीडियो एडिटर अभी चाहिए, 4 महीने बाद नहीं चाहिए। तो जब जरूरत है, जिसकी जरूरत है, जिस डिपार्टमेंट में जरूरत है, तब वो एम्प्लॉय उस जगह पे होना चाहिए उस टाइम पे। और ये चीज इंश्योर कौन करवाता है, स्टाफिंग, ठीक है। ये चीज इंश्योर कौन करवाता है, स्टाफिंग एट द राइट टाइम। अब आगे चलो, इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कफोर्स। कहते पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर जगह पे सही इंसान होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या मतलब है हमारा, कि चाहे मेरे को टॉप लेवल पे जरूरत है, चाहे मुझे मिडिल लेवल पे जरूरत है, या फिर चाहे मुझे लोअर लेवल पे जरूरत है, एट एवरी लेवल सही इंसान सही डिपार्टमेंट में सही टाइम पे होना चाहिए। सिर्फ स्टाफिंग का ये मतलब नहीं होता कि लोअर लेवल वाले एम्प्लॉइज को तुम रिक्रूट कर रहे हो, एक्चुअल वर्कफोर्स को तुम रिक्रूट कर रहे हो, नहीं। स्टाफिंग तुम्हें टॉप लेवल के लिए भी करनी पड़ सकती है। इवन द सीईओ इज रिप्लेसेबल, सीईओ भी नया आ सकता है, पुराने वाले को निकाल दिया जा सकता है। तो हर एक लेवल पे स्टाफिंग करनी जरूरी है, लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कफोर्स। कैसे आइडेंटिफाई करते हो भैया तुम रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कफोर्स, देखो उसको पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। कि तुम्हें अपने एम्प्लॉयज को लाना तो है, पर उसके लिए पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कितने लोग चाहिए, कितने लोग कहाँ पे चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करना है उसको आगे अभी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं फीचर्स अपने स्टाफिंग के। फीचर्स के लिए हमारे पास, ठीक है, रियर्स हमारा एक्रोनियम है। फीचर्स क्या क्या है, पहला फीचर है इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, इंसानों के ऊपर ही काम करता है, किसी भी सामान से इसका लेना देना नहीं है। इट वर्क्स ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। इसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स, जैसे मैंने बोला टॉप मिडिल लोअर तीनों लेवल पे भैया स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। तुम किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, तुम्हें स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट एंड तुम्हारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इस चीज को
कि एम्प्लॉइज कितने टाइम तक तुम्हारे साथ रुकेंगे, एम्प्लॉइज कितना सैलरी मांगेंगे, एम्प्लॉइज कैसे तुम्हारे साथ बिहेव करेंगे, एम्प्लॉइज काम करेंगे या नहीं करेंगे, एम्प्लॉइज कब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, नया एम्प्लॉय किस रेट पे आएगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती है तुम्हारे इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। एक्सटर्नल में आगे तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स एक हायर प्राइस दे रहे हैं, तुम लोअर प्राइस पे किसी को ला ही नहीं पाओगे। इंटरनल एनवायरनमेंट, अगर तुम्हारी कंपनी के अंदर ही एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तुम लोगों को अच्छी फैसिलिटीज नहीं देते हो, लोग अंदर लड़ते रहते हैं, तो कोई आना ही नहीं चाहेगा, अंदर वाले एम्प्लॉइज भी छोड़ के चले जाएंगे। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है तुम्हारी स्टाफिंग के प्रोसेस को। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखो कैसे रिलेटेड होता है। तो बेसिकली तुम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हो, एम्प्लॉइज को लेकर आ रहे हो, तो सिंपल भाषा में मैं कह सकती हूँ कि तुम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एक सोशल काम है, सरकार भी खुश होते हैं कि हाँ भैया ये कंपनी तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सोशल वर्क भी कर रहे हो। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, अब ये तो तुम्हें पता ही है ना, मैनेजरियल फंक्शन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है स्टाफिंग, ये एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो इन सभी मैनेजरियल फंक्शंस में से एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन क्या है, स्टाफिंग का। अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस देखो क्या है मेरे पास, इंपॉर्टेंस क्या है सीखो। हेल्प्स इन द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। सबसे पहले इसका एक्रोनियम याद करना है। स्टाफिंग के एक्रोनियम, इंपॉर्टेंस का एक्रोनियम क्या है, सीखो। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को सीखो, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को सीखो। सबसे पहला क्या है, हेल्प्स इन द सर्वाइवल, एस से मेरे पास क्या है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज को चलाने के लिए, रोकने के लिए, एडिट करने के लिए, किसी भी चीज के लिए इंसानों की जरूरत है। मैम हम तो एआई से काम कराते हैं, अरे एआई को बनाने के लिए, एआई को चलाने के लिए, एआई को ठीक करने के लिए, एआई को स्टॉप करने के लिए, हर चीज के लिए इंसान चाहिए। बिना इंसान के कभी ऐसे नहीं हो सकता कि 4 रोबोट इकट्ठे होके आए, ठीक है, और बोले कि चलो आज कंपनी बनाते हैं। अरे रोबोट को भी तो इंसान ने ही बनाया है, तो इंसान के बिना ना तो कंपनी सरवाइव कर सकती है, ग्रो करना तो दूर की बात है, ठीक है। आई से इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर तुम एम्प्लॉइज को अच्छे से ट्रीट करोगे, उनको अच्छी फैसिलिटीज दोगे, अच्छी सैलरी दोगे, प्रमोशन दोगे, अच्छे से रिक्रूट करोगे, अच्छे से उनको सिलेक्शन और इंटरव्यू और सारा कुछ अगर अच्छे से होगा। इवन मैंने भी इंटरव्यूज में देखा है, बहुत सारी कंपनीज इंटरव्यूज में ही अच्छा ट्रीट नहीं करती, तो एम्प्लॉय बोलते हैं इसका तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही मेरा अच्छा नहीं था, इस कंपनी में काम करना तो दूर की बात है। तो वहीं से एम्प्लॉय सोचने लग जाता है कि नहीं कंपनी अच्छी नहीं है। पर अगर कंपनी अच्छी है तो एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है, एम्प्लॉय का मोरल भी बढ़ता है। जॉब सेटिस्फैक्शन माने तो अरे एम्प्लॉय खुश होता है, देखो काम सारे कर रहे हैं पर फर्क होता है। एक होता है कि यार बस पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, एक होता है मुझे अच्छा भी लग रहा है, पैसा तो आ रहा है पर अच्छा भी लगता है, काम पे जाके खुशी होती है, घर आता हूँ खुश होके आता हूँ, तो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है एम्प्लॉयज को। की टू बेटर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। तुम खुशी से काम कर रहे हो या दुखी होके, दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क होगा, ठीक है ना। तो बेटर परफॉर्मेंस होती है अगर तुम अच्छा एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हो। हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, अगर तुम्हें अच्छा कॉम्पिटेंट पर्सोनल चाहिए, मतलब ऐसा पर्सोनल जो तुम्हारे कंपिटिटर्स के पास भी काम करता है, उस लेवल के अच्छे अगर लोग चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए अच्छा स्टाफिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छे लोग चाहिए तो अच्छी सैलरी, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी फैसिलिटीज, सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। हेल्प्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत बार कंपनीज को जरूरत होती है, उनको लोग मिल नहीं पाते। बहुत बार कंपनीज के पास लोग वेले बैठे रहते हैं, 2-2 4-4 महीने की सैलरी कंपनीज देते ही रहती हैं और लोगों को काम ही नहीं मिलता। होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, तुम्हें सुनने को ऐसे लग रहा हो कंपनी फालतू बिठा के क्यों सैलरी देगी, बट ऐसे होता है। कंपनी जब कैंपस प्लेसमेंट लेती है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि 2-4-5 महीने तक बच्चों को काम ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कंपनी को था कि अभी तो कैंपस से बच्चे मिल रहे हैं, अभी उठा लेते हैं, पर काम है नहीं अभी, तो बच्चे खाली बैठे रहते हैं और सैलरी लेते रहते हैं, ठीक है, और कंपनी भी देती रहती है, क्योंकि कभी ना कभी तो काम आएगा। तो तुम्हें वो नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली तुम किसी दूसरे का भी टाइम खराब कर रहे हो, अपना भी पैसा खराब कर रहे हो। तो अगर तुम अच्छे से स्टाफिंग का प्रोसेस करोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी, यानी अच्छे तरीके से तुम हैंडल कर पाओगे एम्प्लॉइज को, किसी का एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, कोई पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एस्टिमेटिंग द अब बात करते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस की, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस की। मेजरली 2 प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे आते हैं, स्टाफिंग का, सिलेक्शन का, ठीक है। आज स्टाफिंग के प्रोसेस की डिटेल में बात करेंगे, एंड जैसा मैंने कहा था कि एक एक्रोनियम के साथ स्टाफिंग का प्रोसेस बताऊंगी, बिना एक्रोनियम के
कर लो। कैसे याद करोगे भैया, इतना बड़ा प्रोसेस है, करके दिखा दो याद, तुम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्रोनियम की। एक्रोनियम देखो मेरे पास क्या है, एक रात से पहले, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो। ठीक है, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो, ये है हमारा स्टाफिंग का एक्रोनियम। एज्यूम इट कि भैया तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारे भैया को आ गया गुस्सा, तुम्हारे मम्मी पापा को, भैया को, टीचर को, किसी ना किसी को आ गया गुस्सा, तो उन्होंने आके तुम्हें सीधा आदेश दिया है, भाई अब तेरा बहुत हो गया, 2 दिन से तू घूम रहा है, फिर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कल है तेरा पेपर, मुझे नहीं पता कैसे करेगा, पर जैसे मर्जी एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो। मुझे नहीं पता तू कैसे पूरी करेगा, पर मैं बता रहा हूं। देखो अपने स्टाफ को कैसे धमकी दे रहे हैं, बड़े भैया छोटे भैया को, अपने स्टाफ को धमकी दे रहे हैं, कैसे मर्जी कर, मुझे नहीं पता कैसे करेगा, पर एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो। ठीक है, अच्छा इसके रिस्पॉन्स में तुम क्या बोलोगे बड़े भैया को? उसका रिस्पॉन्स है सिलेक्शन का प्रोसेस, तो वो पढ़ेंगे सिलेक्शन के प्रोसेस में। मतलब मैंने एक्रोनियम बनाया भी है तो ऐसे बनाया है कि स्टाफिंग और सिलेक्शन का साथ में याद हो जाए। ये भैया ने तुम्हें डांटा, तुमने जो जवाब दिया वो होगा सिलेक्शन का प्रोसेस। तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है? स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है? ERSPTPPC। ठीक है, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो। बस करो का जो के नहीं है, करो का क्या है? C है। ठीक है, चलो अब ये हो गया मेरा पूरे का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस। सबसे पहले चीज तुम्हें अभी क्या करना है, टाइम स्टैम्प के साथ अभी के अभी जाओ कमेंट सेक्शन में, एक्रोनियम बताओ और साथ में लिखो कि स्टाफिंग के प्रोसेस का एक्रोनियम है। उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि जब तक इसको लिखोगे नहीं, 4 बार बोलो, एक बार लिखो, फिर जाके याद होगा। अगर एक्रोनियम ही नहीं याद हुआ तो करोगे क्या भैया, है ना? तो एक्रोनियम अभी के अभी याद करो, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। अब फिर आगे सुनो। तो पहला मेरे पास ई से आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो जो मैं तुम्हें ऊपर कह रही थी कि हमें सबसे पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा भैया कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है। इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना, स्टाफिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, तो एस्टिमेट कैसे करें मैन पावर रिक्वायरमेंट को? देखो बहुत सिंपल बात है, तुम्हें कोई भी काम करना है, तुम्हें पहले गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और लोगों की जरूरत है भी या नहीं है। अगर मेरे पास ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा हैं तो मैं और लोगों को लाके क्या करूंगा? अगर मेरे पास कमी है लोगों की, अच्छा कमी है तो किस डिपार्टमेंट में कमी है, कितने लोगों की कमी है, फिर मैं जाके सोचूंगा कि भैया कमी तो है, वैकेंसी तो है, चलो जाके लोगों को लेकर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, कमी है भी, वैकेंसी है भी या नहीं। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो हमें एस्टिमेट करनी है मैन पावर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, टू गेट द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल एट द राइट टाइम। ठीक है, हमें सही टाइम पे लोग मिल जाएं, इसलिए मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या वैकेंसी है और नहीं है। अगर है तो किस तरीके की क्वालिफाइड लोगों की वैकेंसी है, फिर उस तरीके की वैकेंसी ओपन करूंगी, लोगों को लेकर आऊंगी। सिंपल भाषा में बोला जाए तो मैं डिमांड सप्लाई का खेल खेलने वाली हूं। मैं डिमांड चेक करूंगी, मैं अपनी कंपनी के अंदर देखूंगी, अरे 50 लोगों की जरूरत है, 50 में से लेकिन 48 सीट्स भरी हुई हैं, मतलब 2 सीट्स खाली हैं, तो 2 वैकेंसीज निकाल सकते हैं। तो डिमांड और सप्लाई को चेक करूंगी। अगर डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, मतलब 50 लोग चाहिए, 50 लोग अंदर बैठे हैं, तो काम खत्म, तो मैं कोई किसी और को नहीं बुलाऊंगी। कई बार ये भी हो सकता है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, मुझे 50 लोग चाहिए पर मैंने ऑलरेडी 55 लोगों को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो 5 लोग तो पहले ही फालतू है, उल्टा वो निकालने पड़ेंगे। हम कब करेंगे ये पूरा प्रोसेस? हम तब करेंगे जब मेरे पास डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जरूरत 50 लोगों की है पर अभी मेरे पास सिर्फ 48 लोग ही हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, आगे पूरा प्रोसेस करेंगे और लोगों को रिक्रूट करके सिलेक्ट करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम वर्क लोड का एनालिसिस करेंगे एंड फिर हम क्या करेंगे, वर्क फोर्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे काम कितना है। 10 घंटे का काम है, 10 घंटे के काम को करने के लिए 2 लोग चाहिए। क्या मेरे पास 2 लोग हैं या मेरे पास 2 लोग नहीं है? तो 2 चीजें चेक होंगी। पहली चीज कितना काम है, उस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज वर्क लोड का एनालिसिस, इनेबल एन एस्टिमेशन ऑफ द नंबर and types of human resources necessary for the performance of various jobs। तो मैंने क्या किया, कितना काम है, उसको करने के लिए कितने लोग चाहिए। समझ रहे हो, मैं अपने वर्क लोड को एनालिसिस कर रही हूँ भैया कि मेरे काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, किस तरीके के लोग चाहिए मेरे अलग अलग कामों को करने के लिए। अच्छा 10 घंटे का काम है, उसको करने के लिए 2 लोग चाहिए, क्या 2 लोग हैं, क्या 2 लोग नहीं है?
उसके लिए क्या करेंगे, वर्क फोर्स एनालिसिस करेंगे। तो वर्क लोड का एनालिसिस करके समझ आया 2 लोगों की जरूरत है। वर्क फोर्स का एनालिसिस करके समझ आएगा क्या मेरे पास 2 लोग हैं या 2 लोग नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, नंबर एंड टाइप अवेलेबल टू नो वेदर वी आर अंडर स्टाफ्ड, ओवर स्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड। तो पहले मैंने क्या किया, चेक करूंगी नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी, कितने लोग चाहिए, कितने लोग ऑलरेडी हैं, ये 2 चीजें चेक करूंगी। फिर इन दोनों चीजों को कंपेयर करूंगी और कंपेयर करके क्या चेक करूंगी, क्या हम अंडर स्टाफ्ड हैं, कि मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई है नहीं, हमें डिमांड है 50 लोगों की, सप्लाई 40 लोगों की है। क्या हम ओवर स्टाफ्ड हैं कि हमें तो 50 ही लोग चाहिए पर कंपनी में 55 लोग बैठे हैं, या फिर क्या हम ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं, 50 चाहिए 50 हैं। ठीक है, तो फिर तुम क्या करोगे, चेक करोगे। सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस करोगे, कितने लोग चाहिए, वर्क फोर्स एनालिसिस करोगे, कितने लोग हैं, और फिर कंपेयर करके चेक करोगे कि अब जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तो आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब होता है सर्च करना, लोगों को, एम्प्लॉयज को सर्च करना। हम बहुत बार इस वर्ड को कैजुअली यूज करते हैं, वो रिक्रूट हो गया, वो रिक्रूट हो गया, वो रिक्रूट हो गया। रिक्रूट का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। ठीक है, रिक्रूट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। रिक्रूट का मतलब ये है कि तुम्हें कि जो कंपनी है वो सर्च कर रही है, कंपनी वैकेंसी ओपन कर रही है। रिक्रूट का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी ने किसी को रख लिया है जॉब पे, नहीं, उसको हम बोलते हैं सिलेक्ट कर लिया कंपनी ने। रिक्रूट का मतलब होता है कि कंपनी ने वैकेंसी ओपन कर दी है। रिक्रूट का मतलब क्या होता है, कंपनी ने वैकेंसी ओपन कर दी है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग द कैंडिडेट, कैंडिडेट को सर्च कर रही है कंपनी और मोटिवेट कर रही है कि आओ मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो बाय यूजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। और ये एक पॉजिटिव स्टेप होता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अलग अलग जगह पे, जैसे कि लिंक्डइन पे जाती है कंपनीज। ठीक है, ऐसे ही अच्छा एक और वेबसाइट होती है, इंटर्नशाला है वेबसाइट, जैसे ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई है आज की डेट में, बहुत सारी। एंड वेबसाइट तो जस्ट एक सोर्स है, कंपनी कैंपस में जाती है ना, अलग अलग कॉलेजेस में जाती हैं। ठीक है, हमारे एसआरसीसी के ग्रुप में हर दूसरे दिन एक मैसेज आ रखा होता है, इस कंपनी में इतनी वैकेंसी है, इतने लोग चाहिए एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो कंपनी जब तक बताएगी नहीं दुनिया को कि भैया मेरे पास वैकेंसी है, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। तो कंपनी क्या करती है, लोगों को बताती है कि मेरे पास वैकेंसी है, क्या तुम्हें जॉब रोल करना है वो बताया जाता है, कितनी सैलरी होगी वो बताई जाती है, कहाँ पे काम करना है वो सब बताया जाता है, कंपनी के बारे में सब कुछ बताया जाता है। अगर तुम जाके देखोगे ना, हजारों नौकरियां अवेलेबल मिल जाएंगी तुम्हें। इसका मतलब ये थोड़ी तुम 1000 की 1000 नौकरी में अप्लाई कर दोगे, नहीं, तुम चेक करोगे कंपनी कैसी है, जॉब कैसी है। लोग चेक करते हैं, मतलब हमारे एसआरसीसी के ग्रुप में हर रोज आ रही होती है कंपनीज। इसका मतलब ये थोड़ी मैं हर कंपनी में जाके अप्लाई कर दूंगी। तो कंपनी अपने बारे में अच्छा अच्छा लिख के भेजती है, बड़े से बड़ा पीडीएफ होता है, कंपनी अच्छा अच्छा लिख के भेजती है अपने बारे में, जॉब के बारे में। क्यों, ताकि वो मोटिवेट कर सके हमें कि भैया आओ, मेरी कंपनी अच्छी है, मैं अच्छा पैकेज दे रहा हूँ, अच्छा सब कुछ दे रहा हूँ, तो आओ मेरे पास काम करो। ठीक है, तो कंपनी को भी ऐसे नहीं है कि कंपनी के आगे तो लाइन लगी हुई है। ठीक है, कंपनीज को मिलते नहीं है सस्ते में काम करने वाले लोग। ठीक है, तो कंपनी मोटिवेट करते हैं कि आओ मेरे पास काम करो। इसके लिए कंपनी के पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, जो अपने अपने एक बहुत बड़ा टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर का, जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अब रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है। पॉजिटिव स्टेप मतलब कि इसमें तुम कुछ प्लस कर रहे हो। मतलब अभी तुम्हारे पास एक भी इंसान नहीं है जो तुम्हारे पास काम करना चाहता है, तुम लोगों को बोलते हो कि आओ भैया अप्लाई करो, लोगों को मोटिवेट करते हो, लोग आते हैं, अप्लाई करते हैं, प्लस 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 होता जाता है। पहले 2 लोग आए, 10 लोग आए, 20 लोग आए, 100 लोग आए, 50 लोग आए। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्टेप है। यहाँ पर आप लोगों को ऐड ऑन कर रहे हो। जब मैं सिलेक्ट करती हूँ, लोगों को मना करती हूँ कि भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है, यू आर रिजेक्टेड, वो नेगेटिव है कि 50 लोग आए थे, मैंने 40 को रिजेक्ट कर दिया, वो नेगेटिव है। लेकिन अभी तो मैं बुला रही हूँ कि 50 लोग आ गए, तो ये पॉजिटिव स्टेप होता है। ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखना, सीयूईटी तक में क्वेश्चन आता है कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, सिलेक्शन क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। फिर है सिलेक्शन। अब लोग आ गए हैं, लोग आ गए तो मैंने लंगर खिलाने के लिए तो बुलाया नहीं है, ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करूंगी, उनका टेस्ट लूंगी, उनका इंटरव्यू लूंगी। बहुत सारे लंबा लंबा प्रोसेस होता है ना, रिज्यूमे चेक करूंगी, कोई काम करवा के देखूंगी, टेस्ट लूंगी, ठीक है, इंटरव्यू लूंगी, बहुत लंबा लंबा प्रोसेस होता है, और उसके अंदर मैं करती हूँ सिलेक्शन। ये नेगेटिव होता है, इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, जो लोग आए हैं उनमें से कुछ लोगों को रखती हूँ, बाकियों को लात मार के रिजेक्ट करके भगा देती हूँ। ठीक है, चूजिंग फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। तो जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी
एप्लीकेशन कब भेजी? जब मैंने रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी ओपन करी थी, लोगों ने एप्लीकेशन भेजी थी, तो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हूं। तो फिल अप द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज को फिल करने के लिए मैं एप्लीकेंट्स में से सिलेक्ट करूंगी। कैसे? बाय कंपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। तो कैंडिडेट्स की जो भी रिज्यूमे है, जो टेस्ट है, जो इंटरव्यू है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का लूंगी, उसमें से कंपेयर करूंगी, इसने ये जवाब दिया था, इसका ये कॉलेज है, इसका इतने मार्क्स हैं, और फिर जो भी मुझे सबसे बेस्ट लगेगा कि हाँ कंपेयर करके ये सबसे अच्छा निकल के आया है, तो इसको मैं नौकरी देती हूँ। और ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि मैं अपनी वैकेंसीज जो कंपनी में है, जो मैंने खोली थी रिक्रूटमेंट में, उसको फिलअप कर सकूं। ठीक है, अगली चीज मेरे पास आती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, अगला मेरे पास एक ही पॉइंट है, 2 स्लाइड्स पे है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट के अंदर देखो क्या होता है कि प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है, अब कंपनी ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं करेगी कंपनी कल से आना काम करने बैठ जाना, नहीं। कंपनी, तुम्हें क्या पता, कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता ना कि अंदर क्या चल रहा है। कंपनी तुम्हें बड़े आदर सम्मान से बुलाएगी, पूरे कंपनी का टूर देगी, सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताएगी, ऑब्वियसली तुम्हारा खुद का काम तो बताएगी ही, तुम्हें तुम्हारे सीनियर से मिलवाएगी, तुम्हारे जूनियर से मिलवाएगी, तुम्हारे टीम मेंबर से तुम्हें मिलवाएगी, तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताएगी, तुम्हारे काम के बारे में सब कुछ बताएगी, कहाँ पे कॉफी मशीन है, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे तुम्हें जाना है, कहाँ पे तुम्हें नहीं जाना है, वो सब कुछ बताएगी। कोई रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स जो भी है, उस सब के बारे में कंपनी तुम्हें बताएगी, पूरा सारा कुछ इंट्रोड्यूस करवाएगी। उसको बोलते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में देखो क्या है, प्लेसिंग द कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे हैव बीन सिलेक्टेड। आपको जिस पोजीशन के लिए सिलेक्ट करा गया है, उस सिलेक्शन को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए आपको कंपनी बुलाएगी, वहां पे आपको आपकी कुर्सी पे बिठाएगी, आपको बताएगी ये आपका डेस्क है, आपकी चेयर है, ये आपका सब कुछ है, आपको यहाँ पर करना है। एंड ओरिएंटेशन में क्या करेगी, साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करवाएगी आपको सारे एम्प्लॉइज के साथ, सारे रूल्स के साथ, सारी पॉलिसीज के साथ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, एंड ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि तुम जो नए आए हो, तुम अपने आप को एडजस्ट कर सको कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। देखो बहुत सिंपल बात है, इवन इफ यू आर, फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी किसी कंपनी में सेल्स मार्केटिंग करके आए हो, आपको ऑलरेडी आता है कि कैसे करना है, इट डज नॉट मीन कि आप अपने आप आके यहाँ पे सब कुछ करने लग जाओगे, नहीं। क्योंकि हर कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एथिक्स, रूल्स सब कुछ अलग होता है। तो हर एक एम्प्लॉय जब भी वो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाता है, उसको कुछ टाइम लगता है एडजस्ट होने में। ठीक है, तो फिर हमें उस टाइम पे क्या करना होता है, ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन, प्लेसमेंट उस टाइम पे करवाई जाती है। ठीक है, तो अभी तक देखो क्या हो गया, एक रात से पहले। ठीक है, सबसे पहले ई से हमारे पास क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर नीड्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब क्या आएगा, तुम पढ़ाई पूरी करो। ठीक है, तो टी से मेरे पास आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की स्लाइड मिस हो गई है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि इवन इफ तुम्हें ऑलरेडी सारा काम पहले से आता है, स्टिल यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट स्पेसिफिकली दिस कंपनी। क्योंकि ये कंपनी में काम कैसे होता है ये तो तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस दिया जाएगा। उस ट्रेनिंग प्रोसेस में तुम्हें इस कंपनी के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। कई बार क्या होता है कि लोगों को काम आता भी नहीं होता, जो फ्रेशर्स होते हैं, तो उनको काम भी सारा सिखाया जाता है कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी वेरी बिग नेसेसिटी। इवन इफ तुम्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल इफ यू गो टू अ न्यू कंपनी, तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी डेवलपमेंट होती है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, ये हम आगे एंड में पढ़ते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रेनिंग हर एक एम्प्लॉय की होती है ताकि वो कंपनी के अंदर अच्छे से हर चीज कर सके। ठीक है, अगली चीज मेरे पास आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिलेक्शन हो गई तुम्हारी, काम बता दिया गया तुम्हें, ट्रेन भी कर दिया गया तुम्हें। अब ट्रेन करने के बाद ऑब्वियसली क्या करोगे, काम करोगे। जब काम हो जाएगा, काम होने के बाद तुम्हारी होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब तुम्हें चेक किया जाएगा, तुम्हें सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन तुम्हारी करी जाएगी ऑफ द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस ऑन देयर जॉब इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तुम्हारी कंट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए तुम्हारी परफॉर्मेंस को अच्छे से चेक करा जाएगा। पिछले एक महीने में इतना इतना काम हुआ है, तुमने उसमें से कितना किया, कितना तुमने टाइम लिया,
कितना कॉस्ट लिया, सब कुछ तुम्हारा चेक करा जाएगा। अब इसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर तुमने अच्छे से काम किया तो प्रमोशन हो जाएगी, जो कि अगली ही चीज है। अगर अच्छे से काम नहीं किया तो डिमोशन भी हो सकते हैं, तुम्हें निकाला भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या है कि एम्प्लॉइज शुड बी गिवन प्रमोशन टू द हायर पोजीशन अकॉर्डिंग टू बोथ एबिलिटी एंड सीनियरिटी। तो अगर तुम अच्छे से काम कर रहे हो, अगर तुम डिजर्व करते हो कि भाई हाँ इसने तो बहुत अच्छे से काम किया है, इफ कंपनी सेटिस्फाइड कि ये एक एसेट बन सकता है हमारे लिए, तो लेट्स प्रमोट दिस पर्सन। तो तुम्हारी जॉब, तुम्हारी इनकम, सब कुछ, तुम्हारा रोल, सब कुछ बढ़ा दिया जाता है। एंड लास्टली कॉम्पनसेशन। अब ऑब्वियसली भैया पैसा भी तो मिलेगा, तो अब क्या करेगी कंपनी, तुम्हें पे करेगी। पे करने के लिए कंपनी तुम्हें मॉनेटरीली, नॉन मॉनेटरीली, दोनों तरीके से कंपनी तुम्हें पे कर सकती है। मॉनेटरी में सीधा सीधा कंपनी तुम्हें तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सैलरी दे देगी और कुछ नहीं देगी। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर कंपनी तुम्हें घर, गाड़ी, ये सब कुछ चीजें देती है। डायरेक्टली कैश तुम्हारे अकाउंट में नहीं देती है, पर कुछ भी ऐसा देती है जिससे तुम्हारा खर्चा कम हो सके। जैसे कि तुम्हें घर दे दिया तो तुम्हें रेंट का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें गाड़ी दे दी तो तुम्हें रोज रोज ट्रैवल का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे वाईफाई का बिल दे दिया तुम्हें खुद से नहीं भरना पड़ेगा, तुम्हारे बिजली का बिल दे दिया तुम्हें खुद से नहीं भरना पड़ेगा। तो कंपनी कंपनसेशन के नाम पे या तो डायरेक्टली तुम्हें पैसा दे देती है या फिर कोई भी दूसरी चीज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देती है। तो ऑब्वियसली जब तुम कोई भी काम कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें बदले में कुछ मिल सके। तो तुम जो भी कंट्रीब्यूशन करोगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बदले में कुछ ना कुछ तुम्हें रिसीव जरूर होने वाला है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, पूरे का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा, जो कि क्या था हमारा, देखो स्टाफिंग का प्रोसेस। एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो, ERSP-TPPC, ठीक है। पहले चेक करा कितने लोग चाहिए, लोगों को बुलाया, लोगों को सिलेक्ट किया, लोगों का इंट्रोडक्शन करा, ट्रेनिंग कराया, चेकिंग करी उनकी परफॉर्मेंस की, अगर अच्छा किया है तो प्रमोट किया, पैसा दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है जी। ये हो गया मेरा पूरे का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस। अब स्टाफिंग में तुम्हें ये चीज समझना है, स्टाफिंग में सब कुछ आ गया, ठीक है ना। तुमने लोगों को रखा भी, लोगों को ट्रेन भी करा, लोगों को चेक भी करा, लोगों को पैसा भी दिया। तो A to Z इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी काम है, A to Z सब कुछ तुम स्टाफिंग के प्रोसेस में करते हो, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी डाउट है अपना टाइम स्टैम्प के साथ डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तुम्हारे डाउट्स का आंसर जरूर हम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का जाकर देख सकते हो।